हेलो फ्रेंड, ज्योति पब्लिक स्कूल प्रताप नगर सांगानेर में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अर्पित चतुर्वेदी, ज्योति पब्लिक स्कूल सांगानेर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 10th के बाद में जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसमें कॉमर्स का क्या रोल है। सबसे मेन हम ये देखेंगे कि कॉमर्स, हर फील्ड में कॉमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज आप अकाउंटेंट ले लें, आज आप IAS ले लें, सभी जगह हमारे को कॉमर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे मेन हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को, कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में हम बात करें तो आपको हम थोड़ा सा मैं आपको पिछले ज़माने के हिसाब से ले जाता हूँ कि जहाँ आप देखो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ अकाउंटिंग नहीं होती, क्योंकि अकाउंट का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का मतलब अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो होता है हिसाब किताब। आप देखो हर जगह हिसाब किताब की जरूरत होती है। आज हम घर में भी हिसाब किताब करते हैं, शॉप वगैरह होती है उस पर भी हिसाब किताब करते हैं, हम नॉर्मल फ्रेंड सर्किल में अगर कोई बातचीत करते हैं तो वहाँ भी हिसाब किताब होता है, ऑफिस में भी हिसाब किताब होता है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ट्रांजैक्शन नहीं होता, और जहाँ ट्रांजैक्शन होता है वहाँ अकाउंटिंग काम आती है। आप देखो बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर हो, सेल टैक्स ऑफिसर हो, GST हो, सभी जगह अकाउंटिंग लगती है, और इसीलिए अकाउंटिंग को आज जानना जरूरी है। तो हम अकाउंटिंग के बारे में जाने Accounting is a process of recording financial statement of a business। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करना। हम घर पे भी देखो रिकॉर्ड करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को, कि इतनी चीज़ें हमने परचेज करी, इतनी चीज़ें हमने सेल करी, ये अकाउंटिंग होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले ले जाता हूँ। पहले अकाउंटेंसी अकाउंटिंग नहीं होती थी, बहुत सालों पहले की बात करते हैं, वहाँ पर होती थी बुक कीपिंग। पहले एक वर्ड चलता था कीपिंग, और अब जो चलता है वो चलता है अकाउंटिंग। दोनों में हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बहुत सारे निकल के आएंगे, लेकिन अगर देखें तो पहले बुक कीपिंग चलती थी, हिसाब किताब जो है ट्रांजैक्शन पहले भी होते थे, अकाउंटिंग अभी भी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो हम इसकी बात करेंगे स्टेज। बुक कीपिंग जो स्टेज होती है वो स्मॉल स्टेज होती है, यानी छोटे स्तर पे, स्मॉल लेवल पे हमेशा बुक कीपिंग काम में आती है। आज जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों कोई लेन देन करेंगे तो वो बुक कीपिंग के अंदर आएगा, क्योंकि उसके लिए कोई अकाउंटेंट, CA CS किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम खुद ही बैठ के अपने ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अब बात आती है अकाउंटिंग की, इसमें जो स्टेज होगी वो लार्ज होगी। आज मान लीजिए मुकेश अंबानी है, उनकी रिलायंस कंपनी है, उसके ट्रांजैक्शन मुकेश अंबानी खुद बैठ के नहीं कर सकते, उसके लिए उनको हाई लेवल पे जो है अकाउंटेंट चाहिएंगे, CA चाहिएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेज की बात करें तो पहला जो स्टेज है बुक कीपिंग का वो स्मॉल स्टेज पे होगा, अकाउंटिंग जो होगी वो लार्ज स्केल पे होगी। अब स्टेज के बाद में हम बात करते हैं स्टेप की। ये हमारा फर्स्ट स्टेज होगा, ये हमारा सेकंड स्टेज होगा, यानी स्टार्टिंग तो छोटे से ही होगी। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो पहले वो LKG UKG फर्स्ट सेकंड पे जाता है, फिर 12th पे आता है। वैसे ही जब ट्रांजिशन होते हैं तो पहले छोटे स्मॉल लेवल पे होते हैं और फिर हाई लेवल पे होते हैं। तो स्मॉल लेवल पे होते हैं तो वो फर्स्ट स्टेज होती है, और जब लार्ज लेवल पे चल जाते हैं तो वो सेकंड स्टेज होती है। तो लार्ज लेवल पे हमारा सेकंड स्टेप वाला चलेगा। तीसरा परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज की बात करें तो क्या बुक कीपिंग के लिए परफेक्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट है?
नो। और यहाँ की हम बात करें यस। एक हम और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, जो भी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं या XYZ जो भी सब्जेक्ट हैं, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लियर होते हैं और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो रटने से याद नहीं होती हमारे को, हम उसको समझते हैं टीचर के अकॉर्डिंग तो हमें वो याद रहती है। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नॉलेज की। आज एक छोटा सा घर का या किसी छोटी सी जो शॉपकीपर है, क्या वो अकाउंटेंट बुला के अपने हिसाब किताब करवाता है? नहीं, डायरी मेंटेन करता है। वो खुद अपने हिसाब किताब लिखता है कि मैंने कितनी चीज़ें परचेज करी, कितनी चीज़ें सेल करी, कितने मैंने बिजली का बिल का पेमेंट किया है, कितना मैंने आपको वाटर सप्लाई का पेमेंट किया है, कितना मेरा फ्यूल लगा है गाड़ी में, कितना मेरे पास इनकम अर्न हुई है। ये सारी ट्रांजेक्शन कोई नॉर्मल पर्सन खुद कर लेता है। तो बुक कीपिंग में आपको परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब बात अकाउंटिंग की आ जाती है तो वहाँ परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आज किसी फर्म का 10 करोड़ का टर्नओवर है, मान लीजिए हम पतंजलि की बात कर रहे हैं, पतंजलि का 10 करोड़ का टर्नओवर है। क्या 10 करोड़ के टर्नओवर की कैलकुलेशन एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है? उसने तो कभी 10 करोड़ देखे ही नहीं है, तो कैसे करेगा? ना उसने कभी इतनी कोई पढ़ाई करी। उसके लिए एक परफेक्ट अकाउंटेंट या सीए की रिक्वायरमेंट होती है, परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका ट्रांजैक्शन वो किस तरीके से करेगा, इनकम टैक्स फाइल किस तरीके से भरेगा, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें से जीएसटी कितना पेमेंट करेगा। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आएगी। अब बात करते हैं हम अकाउंट्स मेंटेन। बुक कीपिंग में कोई भी अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है। एक अलग बात है कि हम बुक कीपिंग में छोटे मोटे अकाउंट्स वगैरह, फाइल वगैरह जो है उनको हम फ्लिप कर देते हैं, बट वैसे देखा जाए तो बुक कीपिंग के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग में आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, एंड लास्ट एंड फाइनल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी फर्म की पोजीशन बताती है हमारे को। ये चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। आज से 4-5 दिन पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा मुकेश अंबानी जो है उनको 14,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ। ये कैलकुलेशन का कैसे पता चला? उनका फर्म तो बहुत लंबी चल रही थी, बहुत लंबा करोड़ों अरबों का टर्नओवर था। कैसे पता चलाया उन्होंने? अकाउंटिंग करी। अकाउंटिंग में उनको परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, उनके पास अच्छे परफेक्ट नॉलेज वाले पर्सन थे अकाउंटेंट। उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा और बैलेंस शीट बनाई होगी। और ये चीजें बनाने के बाद उनको अपनी फर्म की पोजीशन पता चल गई होगी कि हम प्रॉफिट में आ रहे हैं या लॉस में आ रहे हैं। ये चीजें जो है हमारे को इन चीजों से पता चलती है। तो ध्यान रखना, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा बुक कीपिंग एंड सेकंड होगा अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो होगी वो स्टेज में स्मॉल होगी, अकाउंटिंग लार्ज होगी। अगर हम स्टेप की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ये चलती है और सेकंड नंबर पे ये चलती है। नॉलेज की बात करें, बुक कीपिंग के लिए कोई परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अकाउंटिंग के लिए परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए अकाउंटेंट, सीए, सीएस जो होते हैं वो परफेक्ट नॉलेज वाले होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अकाउंट्स मेंटेन की बात करते हैं, बुक कीपिंग को जरूरी नहीं है आपको अकाउंट मेंटेन करें, बट अकाउंटिंग में आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। आपको ट्रेडिंग अकाउंट यानी बिजनेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ेगी। ये पोजीशन बताएंगे आपको। ये हमारी एक छोटी सी स्मॉल स्केल पे जो थी मैंने आपको नॉलेज दी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो हम इसके हिस्ट्री पे जाते हैं। अकाउंटिंग जो है उसकी हिस्ट्री पे अगर जाए हम, अकाउंटिंग की हम जाते हैं हिस्ट्री पे।
अकाउंटिंग जो है आप देखिए ये किस पे चलती है, डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। अब बात आती है कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। आज तक तो हमने डबल एंट्री सिस्टम कहीं सुना ही नहीं। तो देखिए आपने सुना इसलिए नहीं क्योंकि 10th लेवल तक तो कॉमर्स का कोई पोर्शन आपने पढ़ा ही नहीं। आपने मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, एक्स वाई जेड सब चीज़ें पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, बट 10th लेवल तक आपने अकाउंटेंसी या कॉमर्स का कोई भी पोर्शन नहीं पढ़ा। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं बताता हूँ, हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। डबल एंट्री सिस्टम आर विच सिस्टम एनी इफेक्ट आर टू टाइप्स। जो भी सिस्टम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, उसमें दो सिस्टम होते हैं जिसके जो इफेक्ट होते हैं वो टू साइड होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने किसी पर्सन से 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, मैंने किसी पर्सन से 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। इसके इफेक्ट दो जगह पड़े। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास आया पैसा, अमाउंट, मनी, और सामने वाले के पास में हमारे पास जो है फर्नीचर है। क्लियर हो गई ये बात? यानी जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमारे पास तो वो चीज आनी है, लेकिन सामने वाले के पास पैसा आएगा। छोटा सा एग्जांपल, आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग वाले से आपको क्या मिला? नॉलेज मिली, और आपने कोचिंग वाले को क्या दिया? पेमेंट दिया। दो जगह आपके ट्रांजेक्शन हुए, दो जगह इफेक्ट पड़ा। आपको अपने अकॉर्डिंग तसल्ली मिली, सामने वाले को सामने वाले के अकॉर्डिंग तसल्ली मिली। एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूँ। आप कार परचेज करने गए, आपको कार मिली, एक ट्रांजेक्शन ये। सामने वाली जो कार डीलर कंपनी है उसको उस कार का पेमेंट मिला, सेकंड स्टेप ये। तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो स्टेप होते हैं, पहला लेना, दूसरा देना। तो इसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो हम अगर ईयर की बात करें तो इस ईयर में डबल एंट्री सिस्टम आ गया था। सोचो, एक नॉर्मल एग्जांपल दें, उस समय पे जब अकबर थे ना, उस अकबर के समय पर ही देख लो आप ये चीज आ चुकी थी। इतने सालों पहले ही फॉरेन में डबल एंट्री सिस्टम चालू हो गई थी, अकाउंटिंग चालू हो गई थी। देखो कितनी पुरानी अकाउंटिंग है। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 5th सेंचुरी, सेंचुरी 15 होगी और ईयर जो होगा 1494 होगा। अब ये प्रिपेयर किसने किया? लुकास पेसियोली नाम का एक पर्सन था जिसने डबल एंट्री सिस्टम को बनाया। अच्छा, ये पर्सन था कहां का? इटली का था। अब देखो एक और कहानी आपके सामने नहीं आई कि डबल एंट्री सिस्टम इस ईयर में बनी, इस सेंचुरी में बनके तैयार हुई। लुकास पेसियोली ने इसको तैयार करी। वो जो पर्सन था वो इटली का था। अब जब इटली का पर्सन था तो वो इटालियन लैंग्वेज में तैयार किया होगा। बाद में क्या हुआ? इसको चेंजेस किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर हो गई? लंदन के एक पर्सन थे सर हुम्स ह्यूज, उन्होंने इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया क्योंकि इटालियन लैंग्वेज केवल इटालियन पर्सन ही समझ सकता था। जैसे हमारी हिंदी है, नॉर्मल एक हिंदुस्तान में ही समझी जा सकती है, बाकी सब जगह नहीं समझी जा सकती। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करा गया, और इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीटी तक लेवल तक, सीए की जो एग्जाम होते हैं, सीपीटी सीएस की जो एग्जाम होती है, और बड़े बड़े कंपटीशन कॉमर्स वाले जो एग्जाम होते हैं अकाउंटेंट वगैरह, उसमें भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। बच्चा जवाब इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि ये 11 का बेस होता है, बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ के चल जाते हैं। सेंचुरी 15 है, 1494 है। लुकास पेसियोली नाम का एक पर्सन था, इटली का था वो, उसकी कंट्री जो थी इटली थी। उसने इटालियन लैंग्वेज में डबल एंट्री सिस्टम को तैयार किया है। ये एक छोटा सा बेस था जो मैंने आपको अकाउंटिंग के हिसाब से बताया। अब देखिए इसको हमने अकाउंटिंग के बारे में, उसमें सबसे जो मेन आपके नॉर्मल चीज आती है अकाउंटिंग की, सबसे मेन जो मैं बेसिक टर्म आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक वर्ड है कैपिटल। देखो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है
राजधानी। बट अगर हम कॉमर्स में अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। दोनों में रात दिन का फर्क है, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन इंग्लिश में कैपिटल का मतलब होता है राजधानी और अकाउंटेंसी की बात करें कॉमर्स की तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, आप जानते हो। बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करोगे, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो मनी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल, उसको हम कैपिटल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप ओपन करना चाहता हूँ, उस शॉप ओपन करने के लिए मैंने उस शॉप में 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, तो ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए मेरी कैपिटल है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल में मनी ही आती है? नहीं, कैपिटल में मनी के साथ साथ गुड्स यानी हमारी और अन्य चीजें भी आती है। जैसे मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने उसमें 5 लाख रुपए लगाए, वो तो मेरी कैपिटल है ही, लेकिन उस 5 लाख के साथ में मैंने वहाँ फर्नीचर भी लगाया, वो भी मेरी कैपिटल है। मैं वहाँ माल लेकर आया बेचने के लिए, वो भी मेरी कैपिटल है। मैंने मशीन लगाई, वो भी मेरी कैपिटल है। और उस बिल्डिंग को मैंने बनाया, वो भी मेरी कैपिटल है। तो ये चीज नोटिस कर लेना, कैपिटल जो होती है, कैपिटल का मतलब बिजनेस में आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जितनी भी चीजें आप लगा रहे हो, जिसमें मनी भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई, XYZ जो भी चीजें आप लगाओगे वो सब आपकी कैपिटल में आएगी। अब कैपिटल में एक वर्ड्स मैंने आपको और बताया, एक वर्ड्स होता है गुड्स। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें, गुड्स का मतलब होता है माल। ये इंग्लिश वाला गुड नहीं है कि इसका मतलब अच्छा होता है, नॉट ए गुड्स, दिस इज गुड्स। गुड के आगे एस लगा है, इसका मतलब होता है माल। बिजनेस में आप जो भी गुड्स लगाते हो, चाहे बेचते हो या खरीदते हो, जो भी माल, वो आपके गुड्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने राम से गुड्स जो है परचेज किया 4,000 रुपए का। अब गुड्स का नाम नहीं आया, इसलिए वो गुड्स है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ लिखा है मैंने वर्ड माल, किसी पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा है मैंने। नेम लिखते ही वो गुड्स नहीं रहता है, जब तक आप केवल गुड्स लिखोगे तब तक ही वो गुड्स है। अगर मैंने गुड्स की जगह लिख दिया, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यही था हमारा। अब मैं इस गुड्स को हटा के अगर मैं लिख दूं परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, पर्टिकुलर नेम आ गया यहाँ पर। जब भी नेम आ जाएगा तो फिर वो गुड्स नहीं रहा, फिर वो पर्टिकुलर फर्नीचर ही होगा। ये चीज नोटिस करनी है कॉमर्स में, स्टार्टिंग में ही हमारे को ध्यान रखना होगा। हम लास्ट तक जब तक पढ़ते रहेंगे अकाउंटिंग कि गुड्स का मतलब गुड्स ही है, उसमें कोई भी माल आ सकता है, उसमें आपके शुगर भी आ सकती है, उसमें आपके फर्नीचर भी आ सकता है, उसमें आपके टेबल भी आ सकती है, उसमें आपकी बिल्डिंग भी आ सकती है। क्लियर हो गई बात? ये चीज नोटिस कर लेना आप। जब ये अगर परफेक्ट आपका पर्टिकुलर आपने नेम उसमें डिस्क्राइब कर दिया, फिर वो गुड्स में नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर नेम आ जाता है। ये एक अकाउंट्स की मैंने आपको छोटी सी एक नॉर्मल चीज बताई, जो कई जगह जो है हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो गलती करते हैं, उस चीज को हमें फोकस करना था। छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें ध्यान देनी। जैसे आज शक्तिमान पहले आता था तो उसमें हम देखते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये है छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें जिसपे हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। अब एक छोटा सा हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। कई जने मेरे से पूछ रहे थे कि क्या जब महाभारत रामायण था, क्या उस समय भी अकाउंटिंग थी? क्योंकि सर आपने बताया अकाउंटिंग बहुत पुरानी है, तो क्या उस समय भी अकाउंटिंग थी? मैं कहता हूँ यस, अकाउंटिंग इस धरती पर जब तक मनुष्य ने जन्म लिया है और जब तक रहेगा,
पर्सन जब तक अकाउंटिंग चलती रहेगी। अकाउंटिंग का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब हिसाब किताब। हिसाब किताब पहले नहीं होते थे क्या? होते थे। राम जो थे, हमारे रामायण के अकॉर्डिंग एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, राम जो थे उनको 14 साल का वनवास मिला था। क्या अकाउंटिंग हुई? बिल्कुल हुई। हिसाब किताब होता था। आज भी हिसाब किताब होता है, घर में भी हिसाब किताब होता है, बच्चा भी हिसाब किताब करता है। छोटा सा बच्चा भी होता है, नहीं ये मेरा स्केल है, ये मेरी पेंसिल है, मेरे 5 रुपए कहाँ गए, मैंने इसमें मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में रखे थे, ये सब हिसाब किताब हो रहा है। तो ध्यान रखना, एवरी पर्सन जो है अकाउंटिंग करता है, हिसाब किताब करता है। बस ये है कि जो छोटे हिसाब किताब होता है, मैंने समझाया, वो बुक कीपिंग में आ जाते हैं, जिसके कोई ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है। और जो बड़े लेवल पे अकाउंटिंग होती है उसके ट्रांजेक्शन जरूरी हैं, तो उसके लिए परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखना, क्या जब हमारे पूर्वज थे, जब रामायण महाभारत थी, तो क्या उस समय भी अकाउंटिंग थी? बिल्कुल थी। हिसाब किताब होते थे, तो अकाउंटिंग तो थी। अब एक मैं छोटा सा आपको एक स्टेप बताता हूँ। हमारे अकाउंटिंग के साथ ही मैं बात करता हूँ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स की, जिसको हम एक वर्ड जो है बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग की बात चल रही है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक आ गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का रिलेशन है, ये ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग दोनों का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ चलती है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कहते हैं ना कि मम्मी और पापा दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और दोनों साथ रहते हैं, इसलिए उनको पेरेंट्स कहा जाता है। अलग अलग कहते हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ही इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और इन दोनों का अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनका जो रिलेशनशिप होगा वो आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा, नॉट ए नेगेटिव सेंस में। ये दोनों ही साथ साथ जो है वर्क करते हैं। अब बात आती है नई चीज की, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। समझिए इसको छोटे से एग्जांपल से, फिर इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं हम। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास सोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास सोर्सेज आर लिमिटेड, सोर्सेज जो है लिमिटेड, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इनका जो कॉम्बिनेशन जिसने बना लिया वो इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गई बात? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, सोर्सेज आर लिमिटेड, मैंने आपको बताया सोर्सेज क्या होते हैं। आज मेरे को मान लीजिए BMW कार चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, मुझे जेब में पॉकेट मनी के लिए बहुत हजारों रुपया चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सोर्सेज आर लिमिटेड। मैं, मेरी फैमिली में फादर वगैरह जितनी अर्निंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छाएं तो हमारी अनलिमिटेड होगी। मैं चाहता हूँ BMW भी हो, मैं चाहता हूँ मेरा बहुत तगड़ा फार्म हाउस भी हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारी मनी भी हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सारे लग्जरियस आइटम भी हो घर में। तो मेरी वांट्स अनलिमिटेड होगी और मेरे सोर्सेज अनलिमिटेड होगी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही बनता है। एक लेट्स सी वन एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक बच्चा है जिसको 1000 रुपए उसके पेरेंट्स ने दिए, उसने कहा ये 1000 रुपए हैं तेरे, इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करना चाहो करते हैं। अब बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, देखो इकोनॉमिक्स भी हर जगह चलेगी, क्योंकि मैंने बताया अकाउंटिंग सब जगह है, तो अकाउंटिंग का रिलेशन किससे? इकोनॉमिक्स से। और इसका मतलब ये चल रहा है तो ये भी चलेगा, हमें पता नहीं रहता कि क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल आपको सटीक समझ में आ जाएगा। सेव पेड़ से नीचे गिरा, साइंस में आपने पढ़ा था, वो नीचे ही क्यों गिरा? नॉर्मल है फल, हम नॉर्मल क्या जानते हैं, पेड़ यूं झुका हुआ है तो फल नीचे ही गिरेगा, हम छत से नीचे ही आएंगे, हम नॉर्मल जानते हैं। लेकिन इस पे भी कोई क्या था, कोई साइंटिफिक रीजन था, वो साइंटिफिक रीजन किसी ने बनाया। वैसे यहाँ पर भी हम नॉर्मल जानते हैं चीज को कि यार ऐसा हो गया यार, ये तो मेरे माइंड का खेल है, लेकिन ये माइंड का खेल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, तभी तो आपका माइंड चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स भी सब जगह रहेगी। अब मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ कि मैंने एक बच्चे को 1000 रुपए दिए और उसको मैंने कहा कि ये 1 मंथ की पॉकेट मनी है, मैं किसी चीज के कोई पैसे नहीं दूंगा, इसको एडजस्ट कर। अब बच्चे को जब 1000 रुपए दिए गए तो नेक्स्ट डे स्कूल वालों ने कह दिया कि आपको साहब एक बुक लेके आनी है इकोनॉमिक्स की, मार्केट से परचेज करके। अब बच्चे क्या करता है, 1000 रुपए में से 500 रुपए तो घर रख देता है कि मुझे पॉकेट मनी के लिए चाहिए, 500 रुपए मार्केट में लेके जाता है, 300 रुपए की बुक लेके आता है।
300 रुपये की बुक ले ली, 200 रुपये जो थे उसने अपने खाने पीने में, जो बस का या पेट्रोल का जो उसका खर्चा था उसमें उसने खर्च कर दी। तो देखो उस बच्चे ने क्या अपनाया, इकोनॉमिक्स। बच्चा उस 1000 रुपये में बुक्स भी ले आया, खाने पीने का पेट्रोल का जो खर्चा था वो भी कर दिया, और उसके बाद में 500 रुपया से उसने अपनी पॉकेट मनी के सेव भी कर लिए। देखो उसकी इच्छाएं तो बहुत थी, 1000 रुपये में काम तो ना चल रहा था, लेकिन उसने 1000 रुपये में से देखो काम भी चला लिया, पैसा भी बचा लिया। तो उसने सोर्सेज उसके जो थे लिमिटेड थे 1000 रुपये, इच्छाएं उसकी बहुत थी, अनलिमिटेड थी, दोनों का क्या बैठाया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बैठाते ही इकोनॉमिक्स लग गई। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग दोनों का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक्स आर टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स को हमेशा। आप जब बुक्स में भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। फर्स्ट जो लेवल हमारा देखते हैं माइक्रो होता है, जिसको स्मॉल से कैटेगरी। मैक्रो की बात करते हैं लार्ज। इन दोनों के साथ ही इकोनॉमिक्स चलती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको क्या होता है। अगर हमें एक फैमिली की इनकम के बारे में जानना है तो हम माइक्रो की बात करेंगे। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, अरे यार इनके घर में तो, जैसे हम हमारे आस पड़ोस में होते बात करते हैं कि इनके घर में तो यार 20,000 रुपये की इनकम है, फिर भी यार ये इतने बढ़िया ढंग से कैसे रह लेते हैं, पता नहीं कैसे रह लेते हैं, इनके घर में सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, 15-20 हज़ार रुपये में कैसे चला लेते हैं खर्चा। तो हमने किसी एक फैमिली की कैलकुलेशन करी, वो आ गई आपके माइक्रो में। बट अगर हम बात करते हैं लार्ज लेवल की, ऑल इंडिया की अगर इनकम की बात करें कि ऑल इंडिया में इतने पर्सन है और उनकी इनकम इतनी इतनी है, तो जब ऑल इंडिया, ऑल लेवल यानी लार्ज लेवल की बात होती है तो हम बात करते हैं मैक्रो की। तो ध्यान रखना, स्मॉल लेवल पे अगर हम किसी की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो है, देन लार्ज। अगर हम लार्ज लेवल पे किसी की स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा मैक्रो। ये दो चीजों के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कंज्यूमर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसकी बात करें हम, और यहां लिखेंगे ठीक है, टोटल कंज्यूमर यानी पूरे के पूरे कंज्यूमर की बात करते हैं हम, डिमांड और सप्लाई की, कि पूरे इंडिया में आज अभी देखो पूरे वर्ल्ड में एक चीज की सबसे ज्यादा मांग है, डिमांड इन द सेंस मांग, कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन सबको चाहिए, ताकि ये बीमारी जो है, ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो, और जो लोगों के दिमाग में जो भी माइंड में सेट हो रखा डर, जो भी इनसिक्योरिटी, वो दूर हो और लोग अपना काम कर सकें। तो टोटल कंज्यूमर की अभी डिमांड क्या है, कोरोना वैक्सीन, इसमें आएगा मैक्रो में। और मान लो ये बीमारी कहीं नहीं होती पूरे वर्ल्ड में, केवल चाइना में होती, तो केवल एक पर्टिकुलर चाइना के कंज्यूमर्स की डिमांड और सप्लाई की बात होती तो माइक्रो की बात। आज पूरे वर्ल्ड में अगर दवाई वैक्सीन सप्लाई होगी पूरे वर्ल्ड में तो किसमें आएगी, मैक्रो में। लेकिन अगर केवल हम बात करें चाइना की, कि चाइना के जो पर्सन है उन्हीं को सप्लाई होगी, तो वो माइक्रो लेवल पे आ जाती है। क्लियर हो गए? आज जो अपने वीडियो बनाया ये केवल एक बेसिक वीडियो था, जिसमें कोई स्टडी पॉइंट नहीं था, एक छोटा सा कॉमर्स के बारे में बताना कि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, उनकी बेसिक्स क्या क्या हैं, कि उसमें आपके अकाउंटिंग क्या क्या होती है, वो कहाँ कहाँ नॉर्मल यूजेज आती है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमारी जानना हमारा जो था एक प्रोसीजर था आज का वीडियो बनाने का। तो फिर दोबारा मिलते हैं ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में, तब तक के लिए नमस्कार।